13 अप्रैल 1970 नासा के 3 एस्ट्रोनॉट्स एक अंतरिक्ष यान में बैठकर चांद पर लैंड करने जा रहे थे। मिशन को लॉन्च हुए 2 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका था और यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और फिर अचानक स्पेसक्राफ्ट में एक बड़ा धमाका होता है। इसकी पावर सप्लाई समेत कई जरूरी इंडिकेटर लाल हो जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट में धमाके के बाद यह साधारण सा नजर आने वाला मून लैंडिंग मिशन अंतरिक्ष के सबसे भयानक हादसों में तब्दील हो जाता है। नासा के इस मिशन का नाम है अपोलो 13। आखिर वो कौन सी चूक है जिससे अपोलो 13 में धमाका हुआ? धमाके के बाद क्या हुआ और इन एस्ट्रोनॉट्स ने पृथ्वी तक वापसी का सफर कैसे तय किया? इन सारे सवालों के जवाब एक बहुत रोमांचक सी कहानी में गुथे हुए हैं और इस वीडियो में हम नासा के अपोलो 13 मिशन की पूरी कहानी जानेंगे। उन्नीस 1960 के दशक में नासा ने चांद पर मनुष्यों को भेजने के लिए अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने। इनके इस मिशन का नाम है अपोलो 11। कुछ महीनों बाद नासा ने अपोलो 12 लॉन्च किया। इसके जरिए 2 और एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर पहुंचाया गया। नील आर्मस्ट्रांग की मून लैंडिंग के दौरान अमेरिका में अपोलो मिशंस का बहुत क्रेज था, लेकिन 2 सफल मिशंस भेजने के बाद अमेरिका की जनता मून लैंडिंग से ऊब चुकी थी। अपोलो प्रोग्राम के ऊपर भी सवाल उठाए जाने लगे क्योंकि इनमें पैसा बहुत खर्च होता है। इस गिरते जन समर्थन के बीच नासा मून लैंडिंग मिशंस जारी रखती है और लिस्ट में अगला नंबर था अपोलो 13 स्पेस मिशन का। हर मिशन की तरह इस मिशन के लिए भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया गया था। अपोलो 13 के कमांडर थे जिम लॉवेल। जिम लॉवेल नासा के सबसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे। इनके साथ फ्रेड हेस और केन मैटिंगली इस मिशन में जाने वाले थे, लेकिन अपोलो 13 के लॉन्च होने से कुछ दिन पहले केन मैटिंगली जर्मन मीजल्स से इन्फेक्टेड एक इंसान के संपर्क में आ गए। ये जर्मन मीजल्स एक संक्रामक बीमारी है और केन मैटिंगली के एक्सपोजर के चलते नासा को लगा कि उन्हें अंतरिक्ष में भेजना एक रिस्की काम होगा। लॉन्च से 2 दिन पहले मैटिंगली को हटाकर जैक स्वाइगर्ट को भेजने का फैसला लिया गया। ये लास्ट मिनट का बदलाव क्रू के लिए बहुत अटपटा था, क्योंकि लंबे समय तक आप किसी और के साथ ट्रेनिंग करते आ रहे हैं तो आपस में एक ट्यूनिंग बन जाती है और फिर लास्ट मिनट पर क्रू बदल दिया जाए तो पहले जैसा तालमेल बनाना मुश्किल हो जाता है। खैर, इस माइनर सेटबैक के बावजूद 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 चांद के लिए रवाना हुआ। पृथ्वी से चांद पर पहुंचने में करीब 4 दिन का वक्त लगता है। लॉन्च के करीब 55 घंटे बाद अपोलो 13 आधे से ज्यादा रास्ता कवर कर चुका था। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। इस दौरान खाली समय पाकर अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स टीवी के लिए एक ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। इसमें वो बता रहे थे कि स्पेसक्राफ्ट में वो कैसे रहते हैं, कम ग्रेविटी में उनका जीवन कैसा चल रहा है। हल्की फुल्की बातचीत वाला ये 50 मिनट का प्रोग्राम पृथ्वी पर भेजा गया, लेकिन इसे किसी बड़े टीवी चैनल ने एयर नहीं किया। जनता अपोलो मिशन से बोर हो चुकी थी और अब चांद पे जाना 2 सफल मिशन के बाद किसी पार्क में टहलने जैसा नॉर्मल हो गया था जनता के लिए। लेकिन टीवी प्रोग्राम खत्म होने के मिनटों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। आगे क्या हुआ ये समझने के लिए आपको अपोलो स्पेसक्राफ्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अपोलो स्पेसक्राफ्ट 3 अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। इन हिस्सों को मॉड्यूल्स कहते हैं। पहला हिस्सा है लूनार मॉड्यूल। ये मकड़ी जैसा नजर आने वाला हिस्सा चांद पर लैंड करने के काम आता है। कई दिनों का सफर तय करके जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है तब 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में बैठकर चांद पर लैंड करने जाते हैं। लूनार मॉड्यूल सिर्फ चांद पर लैंड करने और वहां से वापस चांद के ऑर्बिट में जाने सिर्फ उतने हिस्से के लिए पूरे मिशन में काम आता है। यात्रा का अधिकतर समय एस्ट्रोनॉट्स एक बीच वाले हिस्से में बिताते हैं। मोदक जैसे आकार का नजर आने वाला यह हिस्सा जिसे कमांड मॉड्यूल कहते हैं। पृथ्वी से चांद के ऑर्बिट तक जाने और चांद के ऑर्बिट से वापस पृथ्वी तक आने तक का जो कई दिनों का सफर होता है, एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में बैठकर उसे तय करते हैं। यह कमांड मॉड्यूल पूरे अपोलो स्पेसक्राफ्ट का गर्भगृह होता है, जहां एस्ट्रोनॉट्स सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। कमांड मॉड्यूल को सपोर्ट करने के लिए सिलेंडर के आकार का एक सर्विस मॉड्यूल साथ में अटैच किया जाता है। सर्विस यानी उसकी सेवा करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये मॉड्यूल होता है। इसमें कई चीजों समेत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टैंक भरे रखे होते हैं, जिससे कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स की हवा, बिजली और पानी का इंतजाम होता है। स्पेसक्राफ्ट के ये तीनों हिस्से समझ लिए, लूनार मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। अब अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लॉन्च को करीब 56 घंटे होने वाले थे। पृथ्वी से लगभग 3,20,000 किलोमीटर दूर टीवी ब्रॉडकास्ट के एंड में अपोलो 13 के कमांडर जिम लॉवेल पृथ्वीवासियों को शुभ रात्रि कहते हैं। इसके बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स आराम करने जाने वाले थे, लेकिन सोने से पहले कुछ जरूरी रूटीन काम बाकी थे। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर के संपर्क में होते हैं।
नासा का मिशन कंट्रोल अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में था। ह्यूस्टन से नासा की बहुत बड़ी टीम अपोलो को मॉनिटर करती थी और एस्ट्रोनॉट्स को लगातार गाइड करती थी। क्योंकि अपोलो स्पेसक्राफ्ट में ढेर सारे जटिल प्रोसीजर्स थे और उन्हें समय समय पर फॉलो करना जरूरी रहता था, इसलिए ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल इस काम में एस्ट्रोनॉट्स की मदद करता है। टीवी ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद मिशन कंट्रोल क्रू को ऐसे ही कुछ निर्देश दे रहा था। उन्हीं में से एक निर्देश था क्रायोस्टिर के लिए। इसी से अपोलो 13 का पूरा काम बिगड़ने वाला था। ये क्रायोस्टिर क्या होता है समझ लेते हैं। हमने आपको बताया था कि सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो टैंक भरे रखे होते हैं। अंतरिक्ष में क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है और इन टैंक्स में जो माल रखा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो बहुत ही ठंडा हो जाता है। ऐसे में उनकी परतें ना बनने लगे, वो पूरे टैंक में एक समान अवस्था में रहे, होमोजेनस स्टेट में रहे, इसके लिए उसमें एक पंखा लगा होता है और ये पंखा उन्हें एक अवस्था में बनाए रखने के लिए घुमा दिया जाता है, समय समय पर स्थिर किया जाता है। ये वैसा ही है जैसे हलवाई कढ़ाई में मौजूद मटेरियल को समय समय पर चलाते रहते हैं ताकि वो जल ना जाए या चिपक ना जाए। ऐसे ही अंतरिक्ष में ऑक्सीजन टैंक्स को भी समय समय पर चलाते रहना होता है। बस वहाँ कंडीशंस और मैकेनिज्म्स थोड़े से अलग होते हैं हलवाई से। वहाँ सुपर कूल्ड लिक्विड की लेयर बनने से रोकने के लिए उसे फैन चलाकर स्टिर किया जाता है। तो क्रायोस्टिर का जब स्विच दबाते हैं तो ये होता है। क्रायोस्टिर एक बहुत ही रूटीन प्रोसीजर था जिसका निर्देश ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स जैक स्वाइगर्ट को दिया और जैक स्वाइगर्ट ने बिना सोचे इसका पालन किया। लेकिन ये क्रायोस्टिर का स्विच दबाते ही कुछ देर बाद एक जोर का धमाका हुआ। एस्ट्रोनॉट्स के सामने अब तक जो रीडिंग्स नॉर्मल नजर आ रही थी उनमें से कई डगमगाने लगी। स्पेसक्राफ्ट के कई जरूरी सिस्टम ठप पड़ने लगे। जैक स्वाइगर्ट ने ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल को सूचित करते हुए कहा, धमाके के दौरान किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, बस इतना समझ में आ रहा था कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। कई रीडिंग्स लड़खड़ा रही थी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था ऑक्सीजन टैंक्स का डेटा। उन्होंने देखा कि एक ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग 0 के करीब पहुंच गई है और दूसरे का कांटा तेजी से नीचे गिर रहा है। कुछ देर बाद कमांडर जिम लॉवेल ने लेफ्ट विंडो से स्पेसक्राफ्ट के बाहर देखा और उन्हें नजर आया कि कोई गैस लीक हो रही है। उन्होंने मिशन कंट्रोल को बताया, आई सी अ गैस ऑफ सम सॉर्ट वेंटिंग इनटू स्पेस। दरअसल ये ऑक्सीजन गैस थी जो तेजी से उनके जहाज से निकल रही थी। बाद में सारी पहेली के टुकड़े जोड़े गए और उन्हें समझ आया कि आखिर हुआ क्या है। क्रायोस्टिर वाला बटन दबाने के बाद ऑक्सीजन टैंक के फैन में वायरिंग में एक स्पार्क हुआ। इससे प्योर ऑक्सीजन की मौजूदगी में वहां आग लगी और ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 में एक्सप्लोजन हुआ। एक ऑक्सीजन टैंक तो पूरा का पूरा फट गया और इसके विस्फोट से दूसरे ऑक्सीजन टैंक में एक छेद हो गया। इसी से लीक हो रही ऑक्सीजन गैस जिम लॉवेल को बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। सर्विस मॉड्यूल में कुल 2 ही ऑक्सीजन टैंक्स थे और इनमें रखी ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स को और पूरे कमांड मॉड्यूल को जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। एस्ट्रोनॉट्स के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कमांड मॉड्यूल में जो बिजली और पानी का इंतजाम हो रहा है वो भी इसी ऑक्सीजन से होता है। कमांड मॉड्यूल में इन हवा, बिजली और पानी की मुख्य व्यवस्था इन्हीं ऑक्सीजन टैंक्स पर टिकी हुई थी। जल्दी ये बात समझ में आ गई कि इस खत्म होती ऑक्सीजन के साथ चांद पर लैंड करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल के सामने ये चुनौती थी कि एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस कैसे लाया जाए। ये एक नई प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल में जितने जरूरी लोग थे उन्हें फौरन हाजिर होने के लिए कहा गया। कई को फोन लाइन पर जोड़ा गया। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स से लेकर मिस्त्री, मैकेनिक और स्पेसक्राफ्ट के पुर्जे बनाने वाले सब लोग इस समस्या का हल खोजने में लग गए। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अपोलो 13 के साथ ऐसा नहीं है कि उसे ब्रेक लगा के रिवर्स गियर पर डाल के वापस ले आया जा सकता था। स्पेसक्राफ्ट ऐसे काम नहीं करते हैं। अपोलो बहुत तेज स्पीड से चांद की तरफ बढ़ रहा था और वापस मोड़ने के लिए कमांड सर्विस मॉड्यूल में लगे प्रोपल्शन सिस्टम की मदद लेनी पड़ती। पहली बात तो ये कमांड मॉड्यूल कुछ देर बाद बंद होने वाला था। लीक होती ऑक्सीजन के साथ उसकी पावर खत्म होने की कगार पर थी और किसी को ये नहीं पता था कि सर्विस मॉड्यूल में कितना नुकसान हुआ है। ऐसे में उसके प्रोपल्शन इंजन को फायर करना सेफ होगा या नहीं होगा, कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। इन सभी चीजों को अकाउंट में लेते हुए ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल ने अपोलो को ल्यूनार फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री पर ले जाने का फैसला लिया। यानी अब स्पेसक्राफ्ट चांद की तरफ जाएगा और उस पर लैंड नहीं करेगा। चांद की ग्रेविटी से अपोलो को पृथ्वी की तरफ घुमा दिया जाएगा। अब कमांड और सर्विस मॉड्यूल तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, तो ये हिसाब लगाया गया कि लूनार मॉड्यूल में लगे डिसेंट इंजन की मदद से पृथ्वी तक वापसी मुमकिन है। आगे पूरे मिशन में लूनार मॉड्यूल को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और लूनार मॉड्यूल में मौजूद डिसेंट इंजन, जिन्हें आमतौर पर चांद की लैंडिंग के दौरान और लिफ्ट ऑफ के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मदद से पूरे स्पेसक्राफ्ट को समय समय पर धकेलकर दिशा दी जाएगी। एक्सप्लोजन के बाद यह सब फिगर आउट करने में करीब 1 घंटे का समय बीत चुका था।
कमांड मॉड्यूल में बस कुछ ही मिनटों की पावर बची थी। कमांड मॉड्यूल में जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल पावर बची हुई थी उसे मिशन के सबसे अंतिम और सबसे जरूरी पड़ाव यानी री एंट्री के लिए बचाना बहुत जरूरी था। मिशन के सबसे आखिरी पड़ाव में अपोलो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेज स्पीड से दाखिल होता है, इसे री एंट्री कहते हैं। इस री एंट्री को झेलने की क्षमता सिर्फ कमांड मॉड्यूल में ही बनाई गई थी, उसके सारे मैकेनिज्म्स उसमें थे। उस दौरान उसका चालू होना बहुत जरूरी था। लूनार मॉड्यूल या कोई भी हिस्सा री एंट्री को नहीं झेल सकता था। इस आखिरी स्टेज के लिए कमांड मॉड्यूल में पावर बची रहना बहुत जरूरी था। एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल की पावर बंद करके लूनार मॉड्यूल में जाने को कहा गया, लेकिन कमांड मॉड्यूल को पावर डाउन करने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना बाकी था, वो है गाइडेंस प्रोग्राम का ट्रांसफर। अपोलो में कंप्यूटराइज्ड गाइडेंस सिस्टम इंस्टॉल किए गए थे। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता न भटके, इसके लिए गाइडेंस सिस्टम बहुत जरूरी है। ऐसा समझ लीजिए कि अपोलो का जो एक गाइडेंस प्रोग्राम था वो अंतरिक्ष के गूगल मैप्स की तरह था। मेन गाइडेंस प्रोग्राम कमांड मॉड्यूल में था, लेकिन आगे का रास्ता एस्ट्रोनॉट्स को लूनार मॉड्यूल के जरिए तय करना था। इसलिए इस गाइडेंस प्रोग्राम को कमांड मॉड्यूल से लूनार मॉड्यूल में ट्रांसफर करना बहुत जरूरी था। मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को यह बताते हुए कहा कि कमांड मॉड्यूल में महज 15 मिनट की पावर बाकी है और उन्हें इसी दौरान लूनार मॉड्यूल का गाइडेंस प्रोग्राम कमांड मॉड्यूल के साथ अलाइन करना है। आमतौर पर यह घंटों का समय लेने वाला प्रोसीजर था, लेकिन उसे जैसे तैसे कम समय में किया गया और इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल की पावर बंद करके लूनार मॉड्यूल में दाखिल हो गए। अगले कई दिनों का सफर लूनार मॉड्यूल के जरिए तय किया जाना था। फिलहाल अभी तक लूनार मॉड्यूल में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट जिस तरीके से चल रहा था, जिस रास्ते पे चल रहा था, वो मून पर लैंड करने वाला रास्ता था। लेकिन अब उन्हें अपने यान को ऐसे मोड़ना था कि वो फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री पर चला जाए। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री यानी चांद की ग्रेविटी की मदद से स्पेसक्राफ्ट को मोड़ लेना, पृथ्वी की तरफ घुमा लेना और फिर पृथ्वी की तरफ वापस आ जाना। इसके लिए कई मौकों पर लूनार मॉड्यूल के डिसेंट इंजन को फायर किया गया और स्पेसक्राफ्ट चांद की परिक्रमा कर पृथ्वी की तरफ रुख कर देता है। लूनार मॉड्यूल को 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए महज 20 घंटे का समय बिताने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3-4 दिन से ज्यादा का समय बिताना था। इस मिसमैच के चलते आने वाले घंटों में कई प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली थी। सबसे पहली दिक्कत थी पानी की दिक्कत। कमांड मॉड्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके पानी बनता था, लेकिन अब ऑक्सीजन का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो लूनार मॉड्यूल में इस लंबे सफर के हिसाब से बहुत लिमिटेड पानी बचा था और उसमें से कुछ पानी कूलिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होना था। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स सामान्य से 5 गुना कम पानी पीकर काम चलाते हैं पूरे मिशन के दौरान। ऑक्सीजन टैंक फटने के कारण एक और बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी पानी के अलावा, और वो दिक्कत थी बिजली की। लूनार मॉड्यूल के पास इतनी पावर नहीं थी कि अगले कई दिनों के लिए सभी सिस्टम सुचारू रूप से काम करते रहे। इसलिए लूनार मॉड्यूल के सभी गैर जरूरी उपकरण बंद कर दिए गए। इनमें वो हीटर्स भी थे जो ठंडे अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट के भीतर का तापमान बनाए रखते हैं। हीटर्स के बंद पड़ने से अपोलो के अंदर भयानक ठंड पड़ने लगी। ठंड से स्पेसक्राफ्ट में जगह जगह पानी की बूंदें इकट्ठी होने लगी। कुछ पानी की पाइपलाइंस भी फ्रीज होने लगी। वापसी में लंबा समय लगने वाला था। ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल के लोगों को लगा कि एस्ट्रोनॉट्स का दिमाग ढंग से काम करता रहे, आगे जो चुनौतियां उनका वो सामना कर पाए, इसके लिए उन्हें नींद लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ठंड इतनी थी कि नींद आने में बहुत मुश्किल हो रही थी और तो और उनसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। कमांडर जिम लॉवेल बताते हैं कि एक बार इस दौरान उन्होंने खाने के लिए एक हॉट डॉग निकाला और वो हॉट डॉग इतना ठंडा हो चुका था कि वो लगभग फ्रीज हो चुका था, जम चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी फ्रीजर से इसे निकाला गया हो। पूरा स्पेसक्राफ्ट ही एक फ्रिज में तब्दील हो चुका था। एक तसल्ली देने वाली बात यह थी कि लूनार मॉड्यूल में कम से कम ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध थी। चांद पर सैर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बैकपैक भी रखे हुए थे। ऑक्सीजन की टेंशन ही नहीं थी। लेकिन अगले कुछ घंटों में एक दूसरी गैस परेशानी खड़ी करने वाली थी। इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अपन लोग सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में इस कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से बैलेंस कर लिया जाता है, लेकिन किसी स्पेसक्राफ्ट के भीतर ये CO2 इकट्ठी होती रहती है और इसका निपटान न किया जाए तो ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए अपोलो स्पेसक्राफ्ट में CO2 सोखने वाले फिल्टर लगाए हुए थे, लिथियम हाइड्रोक्साइड फिल्टर्स। अपोलो के लूनार मॉड्यूल में भी CO2 क्लीन करने की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन ये 2 एस्ट्रोनॉट्स और 20 घंटे के हिसाब की थी। अब यहाँ 3 एस्ट्रोनॉट्स कई दिन का समय बिताने वाले थे और ये कैपेसिटी से ज्यादा CO2 यहाँ इकट्ठी हो रही थी। ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल को पहले ही इस स्थिति का अंदाजा लग चुका था, इसलिए जमीन पर कई वैज्ञानिक पहले ही इसका हल निकालने में जुट गए। अच्छी बात यह थी कि अपोलो के कमांड मॉड्यूल में अभी भी उसके अनयूज्ड CO2 फिल्टर्स लगे हुए थे, लेकिन बुरी बात यह थी कि
अपोलो के कमांड मॉड्यूल के CO2 फिल्टर्स को लूनार मॉड्यूल में सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। कमांड मॉड्यूल के फिल्टर क्यूबिकल बक्से के आकार में थे और लूनार मॉड्यूल के फिल्टर गोल सिलेंडर के आकार में थे। इसमें कमांड मॉड्यूल के बक्से के शेप वाले फिल्टर फिट नहीं हो सकते थे। नासा के वैज्ञानिकों ने कई घंटों तक मंथन किया और फिर एक जुगाड़ निकल कर आया। स्पेसक्राफ्ट में ही मौजूद प्लास्टिक की थैलियां, स्पेस सूट के पाइप और ग्रे डक्ट टेप जैसी कई चीजों के कॉम्बिनेशन से कमांड मॉड्यूल के फिल्टर को लूनार मॉड्यूल में फिट करने का तरीका निकाला गया और इसके निर्देश एस्ट्रोनॉट्स को रेडियो के जरिए पहुंचाए गए। एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर ये जुगाड़ू फिल्टर बनाए और ये तकनीक काम कर गई। ये जुगाड़ू फिल्टर लगाने के कुछ देर बाद अपोलो में CO2 का लेवल कम होने लग गया। ऐसी ही कई चुनौतियों के बीच एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसक्राफ्ट में कई घंटे बिताए और उनका स्पेसक्राफ्ट अब पृथ्वी के नजदीक पहुंच रहा था, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। पृथ्वी में री एंट्री के दौरान वायुमंडल से भयानक घर्षण पैदा होता है। इससे बहुत हीट पैदा होती है और इस गर्मी से बचाने के लिए कमांड मॉड्यूल में एक तरफ हीट शील्ड लगी होती है। री एंट्री के दौरान ये शील्ड पूरे जहाज को सुरक्षित रखती है, लेकिन री एंट्री के लिए स्पेसक्राफ्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पर वायुमंडल में दाखिल होना पड़ता है। अगर एंगल जरा सा ज्यादा हुआ तो स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से टकराकर अंतरिक्ष में बाउंस हो जाएगा, जैसे पत्थर तालाब में स्किप हो जाते हैं। अगर एंगल जरा सा कम हुआ तो स्पेसक्राफ्ट के जलकर फूक जाने का रिस्क था। पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री के दौरान ये अपोलो स्पेसक्राफ्ट का एंगल परफेक्ट किया जाना, 2-1 डिग्री के अंदर किया जाना बहुत जरूरी था। कायदे से ये ओरिएंटेशन यानी एंगल सही किए जाने की प्रक्रिया कमांड मॉड्यूल में बैठकर होती है, लेकिन कमांड मॉड्यूल बंद पड़ा था और लूनार मॉड्यूल में इस काम को अंजाम देने के लिए जरूरी प्रोग्राम्स और मैकेनिज्म नहीं थे। ऐसे में इसे मैनुअली यानी एस्ट्रोनॉट्स को अपने हाथ से इसे करना पड़ा। मिशन कंट्रोल ने उन्हें कैलकुलेशन करके भेजे कि कितनी देर के लिए कौन कौन से इंजन कैसे फायर करने हैं। इसके लिए पृथ्वी और सूर्य को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया गया। 2 एस्ट्रोनॉट्स ने जहाज को घुमाने वाले एक कंट्रोल संभाले और तीसरे ने घड़ी पर नजर रखी और उन्होंने सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट का ओरिएंटेशन सही कर लिया। अब मिशन का आखिरी पड़ाव सबसे नजदीक आ चुका था। ये लिटरली अग्नि परीक्षा होती है, जिस हिस्से का नाम है री एंट्री, जब स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल में दाखिल होता है। री एंट्री के दौरान एस्ट्रोनॉट्स का कमांड मॉड्यूल में होना जरूरी था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल ही वो हिस्सा है जिसमें हीट शील्ड लगी होती है। मिशन के आखिरी कुछ समय के लिए कमांड मॉड्यूल को दोबारा चालू किया जाना था। सही समय पर इसे बंद करके री एंट्री के लिए इसकी पावर बचा ली गई थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीच मिशन में कमांड मॉड्यूल को बंद किया गया हो और फिर उसे दोबारा चालू करना पड़ा हो। इसका कोई प्रोसीजर ही नहीं था। कमांड मॉड्यूल तो हमेशा चालू रहता था पूरे मिशन के दौरान। मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये एकदम नया प्रोसीजर था। ऊपर से ठंड के कारण कई हिस्से फ्रीज हो चुके थे, तो लोगों को ये चिंता सता रही थी कि क्या कमांड मॉड्यूल दोबारा चालू हो पाएगा। लेकिन कुछ देर बाद इसे ऑन करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और कमांड मॉड्यूल अपनी बची हुई बैटरी पावर से दोबारा चालू हो गया। वायुमंडल में दाखिल होने से पहले अपोलो के सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। ये रूटीन प्रोसीजर था। हर अपोलो मिशन में सिर्फ कमांड मॉड्यूल अकेला पृथ्वी पर वापस लौटता है। जब अपोलो का सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से दूर जाने लगा तो एस्ट्रोनॉट्स ने इसकी तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में धमाके से हुए डैमेज साफ नजर आ रहा है। एस्ट्रोनॉट्स ये नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि सर्विस मॉड्यूल का एक तरफ का पूरा पैनल उड़ चुका है धमाके से। कुछ देर बाद फिर लूनार मॉड्यूल को भी स्पेसक्राफ्ट से अलग कर दिया गया। ये यूजुअली चांद पे ही ऑर्बिट में छोड़ आते थे, लेकिन ये लाइफ बोट बना रहा पूरे मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स की, और अब ये उनसे विदा ले रहा था। अब सिर्फ कमांड मॉड्यूल और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स री एंट्री का इंतजार कर रहे थे। कमांड मॉड्यूल को पैसिफिक ओशन में एक तय इलाके पर गिरना था और यूएस नेवी का एक जहाज उन्हें वहां से उठाने के लिए तैयार था। अंततः अपोलो का कमांड मॉड्यूल हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है। री एंट्री के दौरान अपोलो स्पेसक्राफ्ट का ग्राउंड मिशन कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट जाता है। मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स को कई चिंताएं सता रही थीं। उन्हें डर था कि कहीं हीट शील्ड तो डैमेज नहीं हो गई है उस एक्सप्लोजन से या किसी और तरीके से। उन्हें यह भी डर था कि कहीं कुछ इक्विपमेंट्स फ्रीज होने के कारण, जो ठंड पड़ रही थी उसके कारण पैराशूट्स अगर टाइम पे नहीं खुले, जो आखिरी में खुलते हैं जिससे स्पीड बहुत कम होती है, तो क्या होगा। ऐसी कई चिंताएं थी। नीचे पृथ्वी पर कई लोग इनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे और टीवी के कैमरे आसमान में ताक रहे थे। घंटों प्रतीत होने वाले मिनटों के इंतजार के बाद स्क्रीन पर अपोलो और पैराशूट के विजुअल्स दिखाई दिए और अपोलो 13 समुद्र में छपाक से जा गिरा। ये एक परफेक्ट स्प्लैश डाउन था। यूएस नेवी के लोग इन्हें रेस्क्यू करने पहुंचते हैं और लॉन्च से 6 दिन बाद 17 अप्रैल 1970 को तीनों एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं। इस पूरी कहानी के बाद एक बड़ा सवाल अब भी छूट रहा है। वो ये है कि अपोलो के ऑक्सीजन टैंक में आखिर धमाका हुआ कैसे। इतनी बड़ी चूक इस महत्वपूर्ण स्पेस मिशन में कैसे मुमकिन है। ये समझने के लिए अपोलो 13 स्पेस मिशन पर बाद में एक जांच बिठाई गई
और इससे कुछ अहम बातें निकल कर आई। अपोलो 13 का ऑक्सीजन टैंक इससे पहले अपोलो 10 के लिए इस्तेमाल होने वाला था। फिर एक मॉडिफिकेशन के लिए इसे अपोलो 10 से निकाला गया और निकालते वक्त ये 2 इंच की हाइट से जरा सा गिर गया। एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि इस दौरान जब ये जरा सा गिरा तब इससे झटके में कुछ क्षति पहुंची होगी अंदर ही अंदर। दूसरी चीज ये है कि अपोलो 13 के इस ऑक्सीजन टैंक को जब रीडिजाइन किया जा रहा था तो इसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का वोल्टेज 28 वोल्ट से 65 वोल्ट कर दिया गया बदलकर। इसी वोल्टेज के हिसाब से सारे कंपोनेंट्स भी बदल दिए गए, लेकिन बस एक हिस्सा छूट गया और वो हिस्सा था ऑक्सीजन टैंक का थर्मोस्टेट। लॉन्च से कुछ दिनों पहले एक और घटना होती है। अपोलो 13 की ग्राउंड टेस्टिंग चल रही थी और इस दौरान एक प्रोसीजर होता है कि ऑक्सीजन टैंक्स को भरकर खाली किया जा रहा था। तो नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन टैंक्स उसके खाली नहीं हो रहे थे। तो ग्राउंड पर मौजूद कुछ लोगों ने सोचा, जिनमें साइंटिस्ट थे, ऑपरेटर्स थे, उन लोगों ने सोचा कि जो हीटर्स लगे हैं ऑक्सीजन टैंक के अंदर उन्हें चलाकर इसको खाली कर लेते हैं। कई घंटों के लिए ऑक्सीजन टैंक के हीटर को 65 वोल्ट की पावर पर चालू छोड़ दिया गया और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान वो थर्मोस्टेट स्विच डैमेज हो गए जिन्हें 28 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया था, जो चेंज नहीं हुए थे। इन स्विचेस के ठप पड़ने से टैंक के अंदर का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा हो गया और इस हाई टेम्परेचर में फैन के तारों पर लगी टेफ्लॉन इंसुलेशन डैमेज हो गई। अब ये ऑक्सीजन टैंक एकदम बम बन चुका था जो कभी भी फट सकता था इसमें करंट पास होने के साथ। जब आधे रास्ते में जैक स्वाइगर्ट ने क्रायोस्टेर का स्विच ऑन किया, जो कि इससे पहले वो कई बार कर चुके थे, लेकिन इस बार उस फैन की वायरिंग शॉर्ट हो गई और टेफ्लॉन इंसुलेशन में आग लग गई। टैंक के ऑक्सीजन रिच माहौल और हाई प्रेशर के कारण जोर का धमाका हुआ और आगे की कहानी हम पहले सुन ही चुके हैं। अपोलो 13 से पहली बार नासा ने सीखा कि अंतरिक्ष बहुत खतरों से भरा हुआ है और अंतरिक्ष के ऐसे मिशन में कोई विपत्ति आ जाए तो उससे निपटते कैसे हैं। अपोलो 13 चांद पर मनुष्यों को लैंड करवाने में नाकाम रहा, लेकिन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को बहुत जद्दोजहद के बाद पृथ्वी पर जिंदा वापस लौटाया गया। नासा के इस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर कहा जाता है। तो ये है अपोलो 13 स्पेस मिशन की पूरी कहानी, जिसे अंतरिक्ष के सबसे भयानक स्पेस हादसों में गिना जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ दिए क्योंकि इस वीडियो को छोटा रखना था, फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन और भी बहुत सारी पेचीदगियाँ थी उस मिशन में जो बतानी बाकी रह गई हैं। तो आप और आगे इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप अपोलो 13 नाम की एक बहुत बेहतरीन फिल्म है जो 1995 में आई थी। टॉम हैंक्स ने इसमें लीड रोल किया है, कमांडर जिम लॉवेल की भूमिका निभाई, उसे आप देख सकते हैं। हालांकि वो फिल्म है तो उसमें ड्रामेटाइजेशन ज़्यादा रहेगा, फैक्ट्स थोड़े कम रहेंगे, पर फिर भी बहुत अच्छी फिल्म है, उसे आप देख सकते हैं। जिम लॉवेल ने किताब लिखी थी एक, लॉस्ट मून नाम से, उसी पर यह फिल्म आधारित है। तो रियल अकाउंट के लिए आप वो किताब पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। नासा की और कुछ और दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। हमने इससे पहले सभी अपोलो मिशंस का इतिहास बताते हुए ब्रीफ में एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखिए अपोलो मिशंस का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए और नासा ने उन्हें कैसे कैरी आउट किया ये समझने के लिए। फिर 1972 में अपोलो मिशंस बंद कर दिए गए और 50 से ज्यादा साल होने को आ रहे हैं जब चांद पर कोई मनुष्य नहीं गया है। लेकिन अब 50 साल बाद नासा दोबारा चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है और उस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको नजर आ जाएगा, आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय हमें बताइए कमेंट करके। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरफ बस्ती दिखे उस तरफ हो लो भाई रे, वहाँ जो पहले मिले गले लग रो लो भाई रे, जिस तरफ बस्ती